Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Idris Asgar from the page Trade Corridor IS, the Economic Way Forward. हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू क्यों कम हो रही है और इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है। इन फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सऊद शाहिद साहब, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं और ट्रेड फाइनेंस में माशाल्लाह से इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। पिछले टॉपिक में भी हमने काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान का करंट सिनेरियो क्या है, और आज हम डॉलर और पाकिस्तानी रुपये का आपस में जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। जी सऊद साहब, आप कैसे देखते हैं जो करंट सिनेरियो है हमारा आज का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much, Idris, for your beginning introduction. Yes, it's very important question right away, और very critical situation जो पिछले कोई हम 15-20 दिन में सिनेरियो देख रहे हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज और ड्यू टू जो हमारा एक डॉलर पे बहुत थिक किस्म का प्रेशर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि हमारे पाक रुपये की डिवैल्यूएशन इस टाइम एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और एज ए नेशन भी। तो इस टाइम किसी भी मुल्क के लिए जो उसकी पाक रुपये या उसकी करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होता है, और इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस राइट अवे, क्योंकि कुछ चीजें कम्प्लेक्स होती हुई या पॉलिटिकल इम्पैक्ट और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो सबसे बड़ी रीजन किसी भी करेंसी की डिवैल्यू होने की होती है वो डिमांड सप्लाई का जो इल बैलेंस्ड है उसकी वजह से होती है। तो इस टाइम हमारी डिमांड मल्टीपल रीजंस की वजह से जो हमने अपने लास्ट जो एक हमने अपना सेशन किया था जिसमें मेरा और आपका व्यू पॉइंट यही था कि हमारी जो एक्सपेंशन हो रही है, जो हमारी बीएमआर हो रही है, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट है, या हमारी कैपेक्स है, नई मशीनें आ रही हैं और एक नई प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, हमारे मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, सीमेंट के हैं, तो टेक्सटाइल है, तो उसका एक इम्पैक्ट हम पहले ही फोरसी कर रहे थे कि इसका एक इम्पैक्ट हम नेक्स्ट क्वार्टर में जरूर देखेंगे। जो आईटर्फ की सूरत में एक इम्पोर्ट बहुत हैविली हुई, इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ता हुआ हमें नजर आया और वो आगे भी है। जैसे लास्ट मंथ अगर आप अभी सितंबर का नंबर नहीं आया बट एक बॉल पार्क नंबर जो जहन में आता है कि 6 बिलियन की इंपोर्ट इधर भी नजर आ रही है, या थोड़ी सी शायद कम हो क्योंकि पिछले 10-12 दिन में इंपोर्टर ने बहुत सी डील्स को एग्जीक्यूट नहीं किया अपने इंपोर्ट की, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर शायद करेक्शन मारेगा और नीचे की तरफ आएगा। सो अगर आप देखते हैं तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर डॉलर पे एक बहुत हैवी प्रेशर आया, जिसके अंदर एक कॉटन की जो आपकी अपनी प्रोडक्शन थी उसके अंदर थोड़ा गैप नजर आया, या आपके जो मेडअप्स की बहुत बड़ी प्रोडक्शन या एक ऑर्डर प्लेस हुए हैं उनको प्लेस करने के लिए आपको कॉटन की इंपोर्ट पे एक बहुत बड़ा बिल नजर आया, और ये अगले क्वार्टर में और ज्यादा आपको थिकली जो ब्राजीलियन कॉटन है, इंडियन कॉटन है, इंडिया से शायद हम ना कर पाए जो एक एम्बार्गो है राइट अवे, तो अफगानी कॉटन और इस पे काफी एक प्रेशर आया है और आएगा भी। सेकेंडली जो एक बड़ा प्रेशर मुझे लगता है वो एक अफगानिस्तान पे जो आपकी डॉलर अकाउंट फ्रीज हुए, तो बहुत से अफगानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के थ्रू मल्टीपल सोर्सेज से डॉलर को उन्होंने यहाँ से आउटफ्लो किया डिफरेंट कंट्रीज में। तो डॉलर पे ये 3-4 फैक्टर है जो मुझे मेजरली समझ आते हैं, मार्केट में हैव सम अदर रीजंस एज वेल, और जिसकी वजह से डॉलर पे एक बहुत थिक प्रेशर पिछले 15-20 दिन में आया। ये क्या तो एक ऐसा फैक्टर था जो कर रहा हूँ आपको, ये जो प्रेशर है क्या हम इसको टेम्परेरी कहेंगे? क्योंकि जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं मतलब ये फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे तो क्या सिचुएशन कुछ बेहतर होती नजर आ रही है दिसंबर तक आपको? दिस इज वेरी क्रिटिकल राइट अवे कहना जरा थोड़ा सा, क्योंकि देखें आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे चलते हैं। जो आपका सवाल है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में आप चीजों को 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना में देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो एक कमोडिटी प्राइसेस इज वन ऑफ द बिग रीजन कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत अपनी 2011-12 के बाद एक बहुत पीक पे गई, या ड्यूरिंग द कोविड पीरियड अगर आप देखते हैं तो जो आपका फ्यूल प्राइसेस थी पर बैरल दैट अराउंड आपके 35 से $50 के दरमियान रही। एकदम सिग्निफिकेंटली एक आपकी फ्यूल प्राइसेस में एक बहुत इंक्रीज आया और फ्यूल प्राइसेस कोई 80-85 को टच हो गई। अगर हम ब्रेंट की बात करते हैं, अगर WTI की बात या गल्फ ऑयल की करते हैं तो वो भी 70 से 75 के ब्रैकेट में आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट अवे, और इसको राइट अवे प्रोजेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें अगर हम लोग लॉन्ग टर्म फैक्टर देखते हैं जिसके अंदर दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक आपके
एडजस्टेबल होते हैं, नॉन एडजस्टेबल होते हैं। तो अगर जी आप उनको कंट्रोलेबल, जिनको हम कहते हैं अपनी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, तो जो कंट्रोलेबल हैं वो नॉर्मली आपके जैसे प्रोग्राम्स होते हैं। कल आईएमएफ का प्रोग्राम है, उससे भी एक हमें कल एक थोड़ा सा डायरेक्शन पता लगेगी कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हमारा हाँ सक्सेसफुली हो जाता है तो मे बी कि उससे हमें डॉलर पे प्रेशर कुछ रिलीज होता नजर आए। इसी तरह कमोडिटी प्राइसेस जो थोड़ी सी पिछले 15-20 दिन में, अगर आप आयरन को देखते हैं, कॉपर को देखते हैं, आप चिप को देखते हैं, ये जो ऑटो ऑटो पार्ट्स में यूज होती है, तो इनकी प्राइसेस भी थोड़ी डाउन होती हमें नजर आ रही हैं। तो अगर कोई कमोडिटी प्राइसेस करेक्शन मारती है, अगर आईएमएफ से प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है, रह जाता है सक्सेसफुली, हम लोग उसको मिलता है, तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगेन जी वी हैव सम रिलैक्सेशन ओवर द डॉलर। तो जी शॉर्ट जी टर्म में अगर ये दोनों फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमएफ की मीटिंग हमारी, और सेकेंडली हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर हम देखते हैं तो कमोडिटी प्राइसेस में अगर कोई रिलीज मिल जाता है तो हमें प्रॉफिटेबल होगा। जी और जी अगर हम सेकेंडली लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि दो फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को कुछ अलाइन कर सकती है। ठीक है, आपने डिस्काउंट रेट को 0.25 पिप्स का राइज दे दिया, थोड़ा सा आपने बैलेंस किया जो साल 1.5 साल आपने प्राइसेस थी। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए दो अच्छी चीजें तो की लास्ट वीक, लेकिन उसका इम्पैक्ट आगे आएगा। एक जो ऑटोमोबाइल कंपनीज पे उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, और उसके इंपोर्ट को रोकने के लिए उन्होंने एक इंडिविजुअल के लिए 3 मिलियन का कैप लगा दिया, 7 साल से 5 साल की इंपोर्ट की सॉरी आपकी कंज्यूमर की फाइनेंसिंग को ले आए। उससे डेफिनेटली जो आपने 150 से 200 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट की थी, और इस पीरियड के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर 500 मिलियन डॉलर की हुई थी, जिससे आपका इंपोर्ट बिल बहुत राइज हुआ। तो एक तो वो फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ अगले क्वार्टर में कुछ हमें इम्पैक्ट नजर आएगा ऑटोमोबाइल साइड पे, इंपोर्ट बिल का रिड्यूस होना। दूसरा जी जो कंट्रोलेबल फैक्टर अगर गवर्नमेंट ने किया कि अपनी पॉलिसीज को अलाइन करने के लिए, तो लास्ट फ्राइडे या सैटरडे को उन्होंने 100% कैश मार्जिन का, कोई एग्जैक्टली 114 कमोडिटीज पे कैश मार्जिन की उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो उससे भी एक बैलेंस होता नजर आ रहा है कि जो बहुत से ऐसे सेक्टर है उसमें कुछ चीजों में बहुत अच्छा इन्होंने 100% कैश मार्जिन लगाया, कि हाँ उसकी जी अनड्यू लोग इन्वेंट्री या प्लेसमेंट जो कर रहे थे वो जरा बैलेंस हो जाएगी, इंपोर्ट बिल हाँ थोड़ा जी रिड्यूस होगा। जिसमें उन्होंने एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, केक्स, जो आपकी कन्फेक्शनरी की मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको जो इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट को थोड़ा उन्होंने उसमें स्ट्रिक्ट किया कि उसके अंदर भी थोड़े 100% कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगाई। ये कंट्रोलेबल फैक्टर है जिसपे गवर्नमेंट जी काम जी किया है, गवर्नमेंट ने पिछले 15-20 दिन में, बट इसका इम्पैक्ट आते आते टाइम लगेगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म बिल्कुल में ठीक है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट राइट अवे लग रहे हैं, जो मेरा व्यू है, जो नॉर्मल सिनेरियो में इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, जी जो आपके डॉलर पे या उसकी डिमांड सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं होता नॉर्मल सिनेरियो, बट इन माय व्यू राइट अवे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, जिसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ जी पॉलिटिकली आप किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली जो बातें हमने एक सेशन में अफगानिस्तान वाले में की थी, शायद हम फिल वक्त, कल क्या हो आई डोंट नो, उस सिनेरियो को बहुत एक्टिवली या स्मार्टली हैंडल नहीं कर पाए। आई बिलीव कि यस जो अफगानिस्तान का हम लोग इम्पैक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान जो सा है वो उससे हमें बेनिफिट होगा, और जो हमने उस पर बात की थी कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट भी वहां पे बहुत है, और अमेरिका की इवैक्यूएशन के बाद क्या सिनेरियो बनता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो अपनी एक वहां पे शिकस्त है उसको उन्होंने किसी पे तो डालना है, क्योंकि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो एक प्रेशर में है राइट अवे आफ्टर अफगानिस्तान, जो उनके साथ एक डिफीट कह लें आप उसको, या जो हालात बने हैं। तो अगर वो बिल जिसका हम सब सुन रहे हैं वो बिल पास हो जाता है, उसने मेरे इन माय व्यू कि जो वो बिल की न्यूज आई है उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हमारे डॉलर की डिमांड को, और जो डॉलर पे प्रेशर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। पिछले कुछ हफ्ते के अंदर जो एक न्यूज है कि वहां एक बिल पास होने जा रहा है जिसमें दे आर पुटिंग द थिंग्स टुवर्ड्स पाकिस्तान, के पाकिस्तान इज इन्वॉल्व था, और उसने फुली सपोर्ट किया अफगानिस्तान को अमेरिका की इस जो भी एक सिनेरियो बना। सो अगर वो चीज पास होती है और उसमें है, तो फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ पे भी एक प्रेशर मुझे नजर आता है, और इवन देन के पाकिस्तान ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो एक प्रेशर भी आता नजर आ रहा है जो डॉलर पे इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का नंबर जो एक राइजिंग ट्रेंड पे था,
उस पर भी मुझे इम्पैक्ट खुदा ना खास्ता होता नजर आता है। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं तो अगर वो होता है तो फिर वो आपको मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उसका आएगा। खुदा ना खास्ता कोई सेंक्शन की बात चले उस हद तक हम नहीं जाते इंशाल्लाह, लेकिन ये कि अमेरिका अब पाकिस्तान पे फिर जो मोदी का दौरा है टुवर्ड्स इंडिया अमेरिका, उसने भी एक पॉलिटिकली एक ट्विस्ट किया है पूरे सिनेरियो को। और चाइना आपको पता है हमेशा जरा कंजर्वेटिव खेलता है, खुल के सपोर्ट में नहीं आता, और इस सिनेरियो में अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, अमेरिका जरा एग्रेसिवली फ्रंट पे आके अपनी पॉलिसी देता है, चाइना हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। वो इन बैकडोर तालिबान को सपोर्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट भी उनकी ढकी छुपी नहीं है, लेकिन चाइना को खुला डुला पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आई बिलीव के एक पॉलिटिकली प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत है, और अगर ये अमेरिका पे जो हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अगर ये उसकी रीजन भी मैं थोड़ा सा, चूंकि टाइम आज हमने थोड़ा सा टाइम कम रखा है इसके लिए ताकि हम टू द पॉइंट डिस्कशन कर सकें, मैं ये चाहूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ट्रेडिंग काम कर रहे हैं, तो हम जरा इस पॉइंट को भी डिस्कस करें कि इस अभी जो इतना ज़्यादा हमारी करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है, डेप्रिसिएशन आ चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स पे भी आ रहा है डेफिनेटली। तो मतलब जैसे एक इम्पोर्टर है, अगर उसने डिसीजन लेना है कि वो कौन से पेमेंट मेथड पे काम करे, एडवांस पे काम करे या लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करे, और अगर एलसी पे वो जा रहा है और आगे क्रेडिट पीरियड पे जा रहा है, तो फिर वो हाईली अनप्रडिक्टेबल एक सिचुएशन बन गई हुई है एक इम्पोर्टर के लिए कि उसको किस पेमेंट मेथड पे काम करना चाहिए ताकि उसकी प्राइसेस जो हैं वो उसको, या उसका मार्जिन है उसको वो उसको अवेल कर सके, या जो उसने मार्जिन सेट किया है उसको मिल सके। तो मेरा ख्याल है इस पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट अवे अगर हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो भी हमारे दोस्त साथी इस हमारे सेशन को व्यू कर रहे हैं, तो इन आर व्यू जो नजर आ रही है मार्केट डायनामिक, तो वो थोड़ा सा डॉलर, जिसका हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया, चाहे वो पॉलिटिकल मामला हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, डॉलर एक प्रेशर में नजर आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन के पॉलिटिकली चीजें कहाँ जाती हैं, उस पर थोड़ा टाइम होता नजर आ रहा है। एक अमेरिका किस स्विंग में जाता है, वर्ल्ड पावर होने के नाते पाकिस्तान को किस तरह कॉर्नर खुदा ना खास्ता अगर लगाना चाहता है तो किधर लेके जाता है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि राइट अवे चूंकि इम्पोर्टर थोड़ा सा वेट एंड सी पोजीशन में है कि वो लॉक करे या ना करे, तो मेरा व्यू है कि इम्पोर्टर को थोड़ा एवरेज आउट कर लेना चाहिए। कल या परसों आईएमएफ से एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगी इन कपल ऑफ डेज, अगर 1-1.5 रुपए डॉलर तोड़ता है तो आई बिलीव कि एवरेज आउट कर लें कि अपनी बुक को हाफ, जो एक स्टेट बैंक ने भी इजाजत दी हुई है कि अगर आपके पास डॉलर की एलसी है तो आप 50% तक उसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप आरएमबी या सीएनवाई के अंदर हैं तो तब भी आपकी अगर 4 एलसीयां हैं या आप कोई 20 मिलियन सीएनवाई पे काम कर रहे हैं तो 10 मिलियन को लॉक कर लें। तो इन माय व्यू राइट अवे, क्योंकि इस टाइम किस स्विंग में गेम जाती है, इट टेक्स अ बिट टाइम, तो आई बिलीव कि इम्पोर्टर को अपने आप को एवरेज आउट कर लेना चाहिए, फॉरवर्ड कवर हेज कर लेना चाहिए, कोई 30 से 90 डेज के अंदर हेज कर लेना चाहिए। दिस इज अ बेटर चॉइस टू कि अपनी दोनों पॉकेट्स को रख ले, और हायर साइड भी और लोअर साइड भी, ताकि एवरेज आउट। जहां तक एक्सपोर्टर की बात है, एक्सपोर्टर के उसको बेनिफिट हो रहा है, डॉलर एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर है, और ऐसे ट्रेंड के अंदर अक्सर जो सा है, जब बाहर के आपके बायर्स होते हैं वो भी आपसे डिस्काउंट मांग लेते हैं कि भाई आपका डॉलर बहुत बढ़ गया तो हमें डिस्काउंट दे, तो उनको मेरा ख्याल है वेट एंड सी करना चाहिए। दे हैव टू सी अगले 15-20 दिन डॉलर कहां पे जाके स्टेबल होता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप जो बात कर रहे थे, बाय दिसंबर अगर ये प्रेशर रहता है, और अगर हम श्रीलंका की वैल्यू देखते हैं वो 80-85 पे, सॉरी अगर हम बांग्लादेश का टिका देखते हैं वो 80-85 पे है, अमेरिकन जो इंडियन रुपी है वो 879 पे है, तो आप अपनी इस रजीम के अंदर श्रीलंका के बाद हाईएस्ट उस पे खड़े हुए हैं। तो फिर इसी तरह स्टॉक मार्केट की जो मैंने बात की कि इस क्वार्टर में पाकिस्तान हाईएस्ट स्टॉक मार्केट पे डी वैल्यू पाकिस्तान हुआ, उसमें 6% जो सा है वो डिप आया, कोई हम 48,000 से 42-43,000 पे या 44,000 पे आके खड़े हो गए। तो इस टाइम इकोनॉमी पे प्रेशर लगता है, इंपोर्टर को एवरेज आउट कर लेना चाहिए, एक्सपोर्टर को 15-20 दिन वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म दिसंबर तक डॉलर अगर हालात स्टेबल रहते हैं तो 175 का नंबर या 80 के दरमियान नजर आता है। अगर खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल मूव और ये इकोनॉमिक हम कंट्रोल ना कर पाए, और अफगान फैक्टर और अमेरिका के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, और रशिया चाइना हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, तो फिर 180 से ऊपर भी दिसंबर की कुछ आवाजें हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड कंट्रोलेबल मेजर्स पे गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसीज को या इंपोर्ट बिल को थोड़ा रिड्यूस करती है ताकि करंट अकाउंट पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाए, तो फिर आई होप कि इंशाल्लाह हम 175 के नंबर पे भी खड़े हैं। ओके राइट, थैंक यू सो मच। हमने इस पर काफ़ी ब्रीफली डिस्कशन कर ली, और जिन फैक्टर्स को आपने हाईलाइट किया डेफिनेटली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इन चीज़ों को अपने नोटिस में रख रहे होंगे और इन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, और वेरी
वी आर वेरी प्रिटी होपफुल के आने वाला जो क्वार्टर है वो उसमें हमारी करेंसी काफ़ी हद तक अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में हमारी करेंसी बेस्ट परफॉर्मर रही है और इस टाइम हम वर्स्ट परफॉर्मर जा रहे हैं। सो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा सकती हैं अगर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं। प्लस जो सजेशंस आपने ट्रेडर्स को, इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दी हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर इंशाल्लाह हम दोबारा इस वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं, फीडबैक दें, जो टॉपिक्स आप सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम आने वाले सेक्शंस में उन चीज़ों को भी डिस्कस कर सकें। सो सब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम।